चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन जिसका नाम है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म देखेंगे और मैक्सिमम मिनिमम में कंडीशन निकाल लेंगे और दिखाएंगे कि ट्रांसमिटेड जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम के। क्या करना है बच्चों, दो वर्ड आए हैं, देखो क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड लेके चलेंगे, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे इसे। क्या है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम आया है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होती है पहला वो समझेंगे। फिर आया बच्चों इंटरफेरेंस, सबसे पहला आया वर्ड इंटरफेरेंस और फिर आया है मिनिमा मैक्सिमा। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। बच्चों इंटरफेरेंस होता है मिनिमम दो वेव का आपस में इंटरफेयर करना। नाम ही क्या बता रहा है, इंटरफेयर। इंटरफेयर एक बंदा तो नहीं कर सकता अपने आप में ही, कम से कम दो बंदे चाहिए, दो लड़के चाहिए, दो लड़कियां या दो लड़का लड़की। मतलब इंटरफेयर करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम दो। तो इंटरफेरेंस किसे बोलेंगे, जब मिनिमम दो वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी। कहां पर जाके करेगी, लड़ेगी, भिड़ेंगी, आपस में सही रहेंगी वेव्स, उसके बारे में कंडीशन निकालनी है। अगर वे दोनों आपस में दोस्त बनी रही, जब वे मिलेगी आपस में इंटरफेयर करेंगी वेव्स, तो मैक्सिमा। और अगर वे आपस में लड़ाई कर रही हैं बहुत ज्यादा, तो मिनिमा। दो चीजें समझ गए, मैक्सिमा मिनिमा। इंटरफेरेंस समझ गए क्या होता है। अब यहां समझ लेते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में क्या, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा, जो हम जिंदगी भर रखते रहते हैं, जिंदगी भर रखते रहते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एन लैम्डा होती है, कंडीशन फॉर मिनिमा होती है 2n+1 लैम्डा बाई 2। हाथ पे लिख के ले जाते हैं, सीट पे लिख लेते हैं एग्जाम वाली, वॉशरूम में पर्चा छोड़ जाते हैं ये सब कुछ काम करते हैं इतनी सिंपल चीज के लिए। क्या है देखो, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा। बच्चों मैक्सिमा कंडीशन वो होती है जब दो वेव आपस में या तो उसके क्रस्ट क्रस्ट या ट्रप ट्रप आपस में मिले, मतलब एक जैसी, यानी कि उनका फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए उसमें। समझ गए, एकदम फेज जीरो। कैसे देखो, अगर वेव ऐसी है तो दूसरी वेव अगर चलनी चाहिए तो वो कहां से चलनी चाहिए बच्चों, ए यहां से। देखो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल। यहां से क्यों चलनी चाहिए बच्चों, इस कंडीशन से क्यों चलनी चाहिए, इस कंडीशन से इसलिए चलनी चाहिए तभी इसका ट्रफ यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा आपस में मिलेंगे, यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। देखो मिल रहा होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। जब ऐसा मिलता है तो क्या कंडीशन होती है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि आपस में कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बनाते हैं अपने आप को वे। समझ गए। ऐसे ही देखो क्या होगा फिर, अगर ये वेव यहां से चलेगी तो बच्चों वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है कंप्लीट एक साइकिल, मतलब एक वेव पूरी साइकिल कितने डिस्टेंस में चल लेती है वो वेवलेंथ होती है। तो ये क्या हो गई, लैम्डा हो गई। अब आगे देखो, कंपेयर किससे कराना बच्चों हमें, देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसे और इसे लेना है। अब वेव कहां से चलनी चाहिए, अगली वाली यहां से चलनी चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्टिव करेगी। तो यानी कि ये वाली वेव इसके कंपैरिजन में कितना चल गई डिस्टेंस, 2 लैम्डा। और जब ऐसे ही ऐसे करते करते आगे जाएंगे हम तो कितनी वेव आ जाएंगी, एन लैम्डा। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, एन लैम्डा। किसकी कंडीशन होती है, मैक्सिमा की, है ना, सिंपल बिल्कुल चीज। आगे चलो, कंडीशन फॉर मिनिमा देखो बच्चों, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होनी चाहिए, जब वो आपस में एक का ट्रफ ऊपर वाला हिस्सा एक का और नीचे वाले हिस्से से मिले, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले हिस्से आपस में मिले, तो क्या कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि मिनिमा, यानी कि आपस में भी आप खत्म कर लेते हैं अपने आप को। चलो देखते हैं, देखो क्या होगा भाई। ये वाला क्या है, क्रस्ट, ये किससे मिलना चाहिए, ये वाला क्या है, ट्रफ, ये किससे मिलना चाहिए, क्रस्ट से। तो वेव कहां से चलेगी, अपने हाफ साइकिल से, हाफ साइकिल से ही चलना पड़ेगा उसे। देखो ये रहा, यहां से चलना पड़ेगा ना हाफ साइकिल से। तो ये बच्चों जब भी तो देखो क्रस्ट, ट्रफ से क्रस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, लैम्डा बाई 2। कितनी डिस्टेंस चली, लैम्डा बाई 2। आगे देखो, आगे क्या देखना है, इसकी कंपेयर कराओ, इसकी और इसकी। अब ये वेव ऐसी चलनी चाहिए आगे कि इस वेव से डिस्ट्रक्टिव करे। कब कर सकती है, देखो जब वो यहां से चले, इस पॉइंट से चले। क्यों, अगर हमने इस पॉइंट से चला दिया, इस वाले पॉइंट से, देखो ये वाला पॉइंट कहां मिल रहा है, यहाँ पर। और जब ये ऊपर चलेगी यानी कि यहां से आएगी, तो यानी कि क्रस्ट क्रस्ट से मिल जाएंगे, जो कि क्या कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव करनी, क्या डिस्ट्रक्टिव। तो कहां से चलनी चाहिए, थोड़ी सी आगे से। और थोड़ी सी जब आगे से चलेगी तो देखो ये वाला पार्ट किससे मिल रहा है, इस वाले से। तो ये क्या है, क्रस्ट, ये क्या है, ट्रफ। कौन सी कंडीशन हो गई, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन, यानी कि मिनिमा। तो कितनी डिस्टेंस है बच्चों अगली वाली, देखो ये लैम्डा बाई 2 थी, और देखो ये कितनी है, देखो इतने में कितना चल गया है, एक तो लैम्डा यहाँ पर है प्लस हाफ
यानी कि लैम्डा प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। और ऐसे ही जब चलता चला जाएगा कितना आएगा अगला 5 लैम्डा बाई 2, फिर 7 बाई लैम्डा बाई 2। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम n प्लस हाफ लैम्डा, ऐसे नहीं लिख सकते भाई, भाई ओड में चलता वो उसमें चलता जा रहा है ये हाफ 3 बाई 2 5 बाई 2 7 बाई 2, तो क्या आएगा n प्लस हाफ लैम्डा लिख दो इसे, या फिर क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन होती है अपनी मिनिमा की, है ना। सिंपल बच्चों ना रटते रहते हैं। चलो आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन फाई एंड फेज डिफरेंस, मतलब फेज एंड पार्ट डिफरेंस में रिलेशन भी रखते हैं। चलो इसे मत रटो, देखो क्या करना है इसमें। एक वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा, और एक वेवलेंथ कब चलता है कोई वेव, जब बच्चों वो पाई ऊपर घूम जाए और पाई नीचे घूम जाए, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई, यानी कि फेज कितना घूमा फाई, यानी कि 2 पाई घूमा फाई, तो और लेंथ कितनी चला लैम्डा, दोनों को इधर लिख लिया, लैम्डा इधर लिख लिया 2 पाई इधर लिख लिया। इसके नीचे लैम्डा के नीचे क्या लिख लिया पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ ही तो है वो, और इसके 2 पाई के नीचे क्या लिख लिया फेज डिफरेंस यानी कि फाई है। दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ऐसे वाली मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, तो क्या आया लैम्डा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा 2 पाई डेल्टा। यहां से क्या फाइंड करना है फाई, तो लैम्डा को नीचे भेज दे, क्या आ गया फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा। यही तो होता है, ये होता है फेज डिफरेंस, ये होता है पार्ट डिफरेंस। आगे बात समझ में बच्चों, कॉन्सेप्चुअल समझ लिया इन चीजों को, अब चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। देखो डेरिवेशन कितना सिंपल है। यहाँ पर क्या कर रखा हमने, एक वेव आई है यहाँ से किसी एक पॉइंट से, मान लो सोर्स पॉइंट से, मान लो सोर्स से चलिए एक पॉइंट पी पाई है, ए पॉइंट पे आने के बाद क्या करेगी बच्चों, दो हिस्सों में बट जाएगी, एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, एक रिफ्रैक्ट हो जाएगा नीचे चला जाएगा। रिफ्लेक्ट कौन सा होता है, जो एल बनाता है, एल ही आता है रिफ्लेक्ट में। रिफ्रैक्ट क्या होता है, जो रेयर से डेंसर में जाए, एक ये चला गया डेंसर में, क्या होगा जब रेयर से डेंसर में जाती है तो हल्का सा मुड़ जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ गई। स्नेलो क्या कहता है, जितना ये एंगल होगा इतना ये एंगल होगा। ये कौन सा एंगल है बच्चों, इंसिडेंट। ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन दोनों बराबर है तो क्या लिख दिए आई आई। ये कौन सा एंगल है, आर रिफ्लेक्टिंग एंगल। ये कौन सा है, फिर से वही आर आर रिफ्लेक्टिंग एंगल, किसके बराबर होगा, आर आर के बराबर होगा। अब क्या होगी, जब पॉइंट इस पे जाएगी बी पे पॉइंट, फिर से दो हिस्सों में टूटेगी, एक ऊपर चली जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक नीचे चली जाएगी ट्रांसमिटेड हो जाएगी। ऐसी पॉइंट सी पे होगी, एक कहां चली जाएगी बाहर, एक कहां आएगी इधर। तो बच्चों क्या हुआ, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो वेव R1 है और जो वेव R2 है, इसमें कितना फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस आया। क्यों देख रहे हैं बच्चों इन्हें हम, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब ये दो वेव आपस में कहीं किसी पॉइंट पे जाकर मिलेगी तो ये आपस में लड़ेगी, आपस में भिड़ेगी, या फिर आपस में सुलह करके यानी कि आपस में दोस्ती करके क्या हो जाएगी, मैक्सिमा देगी, या फिर नफरत करके आपस में मिनिमा देगी। ये देखना चाह रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। बेसिक समझ गए, बिल्कुल बेसिक चीजें समझ गए। अब एंगल कैसा है देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, आर है, ये तो पता चल गया हमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। देखो बच्चों ये एंगल पूरा घूमेगा 90 डिग्री, भाई ये वाला एंगल पूरा का पूरा 90 है, नॉर्मल से यहाँ तक की दूरी। ये आई है तो ये क्या बचा 90 माइनस आई, ये 90 है तो ये क्या बचा आई। सिंपल है बच्चों, इसका नाम हमने रख दिया m, इसका n रख दिया। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए ये ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों इसे, जिससे हमें एक्स्ट्रा पाथ मिल जाए। भाई एक तो सिंपल सी बात सुनो, AR1 और CR2, AR1 ने कितनी ज्यादा डिस्टेंस चली है CR2 से, AN चली है ना, भाई यही तो होगा, AN ही तो चली है, ए वाली डिस्टेंस आगे ज्यादा चली है, और प्लस AB प्लस BC भी ज्यादा चली है। ऐसा समझो बच्चों, ये मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी अगर आप इसकी पूरी डेरिवेशन देखेंगे, आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर, तो बहुत अच्छे से उस दोबारा करा, वहां पर भी करा रखा है, फिर से दोबारा करा दें। देखो बच्चों क्या है, दो दोस्त को समझो, दो दोस्त हैं जो नदी के किनारे सुबह के टाइम वॉक कर रहे हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि कम कर, ये जो नदी है बहुत अच्छा पानी है, इसमें कल मैं नहाया था, तू भी डुबके मार का। दोनों बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे, वो एकदम डुबकी मारने गया, गिर गया अंदर नदी में, है ना। जब वो नदी में गिरा तो क्या होगा, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, AB प्लस BC, तो एक्स्ट्रा चल ली इसने एक दोस्त से, और जो दूसरा दोस्त है उसका AR1 है, वो सीधा जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ होगा, जब वो बाहर आया होगा तो क्या AR1 वाला उसका दोस्त थोड़ा सा आगे नहीं चला गया होगा, बिल्कुल चला गया होगा। तो वो कितनी डिस्टेंस है जो आगे गया, AN। तो टोटल पाथ क्या आएगा, तो पाथ डिफरेंस निकालना हमें, देखो क्या आएगा,
अब बच्चों यहाँ और सुन लो, ये क्या लिख रखा मैंने, ए बी एम और बी एम सी, देखो ए बी एम और बी एम सी ये दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल है। कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होते हैं, जिनकी तीन चीजें बराबर हों। देखो आर आर शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। क्या ये 90 है, 90 है। क्या ये 90 है, 90 है। और क्या एम और बी दोनों आपस में लेंथ नहीं शेयर कर रहे हैं। तो तीन चीजें बराबर जिसकी हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। उससे क्या फायदा होगा, अगर इनकी तीन चीजें बराबर हैं, एंगल और लेंथ, तो सारी चीजें इनकी आपस में बराबर होती है, बस उससे ही हम फायदा उठाएंगे। बहुत ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो बच्चों बताओ, लिखवाओ मुझे पार्ट डिफरेंस क्या होगा। बताओ बच्चों, पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों में। भाई ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन, माइनस ए एन। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ए एन तो एयर में, लेकिन ये तो मीडियम है कुछ, ये तो मीडियम है ये वाला, इसका तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यानी कि क्या लगाना पड़ेगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा, वरना कुछ गलत कर देंगे हम, कैलकुलेशन गलत कर देंगे। तो यहाँ क्या लगा दिया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोड़ दिया। और ये एयर है, यहाँ पर 1 ही लिख दिया। भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो हमने क्या फाइंड करना, हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड करना और उसकी मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए ए बी और बी सी का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या फाइंड करेंगे हम, वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। चलो कैसा फाइंड करेंगे, देखो नाउ कौन से ट्राइंगल में लेंगे, ए बी एम में, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एम से। एक कॉन्सेप्ट और सुन लो, वही कॉन्सेप्ट है इसका असली। देखो बच्चों क्या था, अगर दो दोस्त जो नदी के किनारे चल रहे थे, अगर वो नदी के किनारे ना चलते तो दूसरा दोस्त उस नदी में कोई गिरता। तो मतलब सिनेरियो क्या है, यहाँ पर नदी का होना जरूरी है। ऐसे यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारी नदी क्या है, थिन फिल्म। अगर हमारे कंडीशन से थिन फिल्म ही निकल जाए तो क्या होगा बच्चों, जो रे आ रही होगी सीधी निकल जाएगी, दो रे में टूटेगी क्या वो, नहीं बिल्कुल नहीं। जो वेव आ रही होगी किसी सोर्स से, वो दो रे में कैसे टूटी, दो वेव में कैसे टूटी वो, क्योंकि उसके बीच में कोई थिन फिल्म आ गई, एक रिफ्लेक्ट हो गई, एक रिफ्रैक्ट हो गई। तो मतलब क्या है इसका, यहाँ पर जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, थिन फिल्म। पहली बात आ गई है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं इस रे कोइंसिडेंट एंगल हम जीरो कर दें, इसका आई जीरो कर दें, तो आर क्या हो जाएगा, आर भी जीरो हो जाएगा। स्नेल तो बोलता है इज इक्वल टू आर। तो आई, अगर आई और आर दोनों जीरो हो गए तो दो हिस्सों में टूट जाएगी वेव, इंटरफ्रेंस होगा। मतलब इंटरफ्रेंस कब होता है, मिनिमम दो चीजों से। तो नहीं टूटेगी फिर भी, क्योंकि फिर से सीधी चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दो कंडीशन अगर हम अपने सिनेरियो से हटा दें तो इंटरफ्रेंस नहीं हो सकता। पहली कौन सी, थिन फिल्म, और दूसरी कौन सी बच्चों, रिफ्रैक्टिव एंगल आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव एंगल जीरो हो गया हमारा, जैसे इंसिडेंट एंगल अगर जीरो हो गया, तो हमारी कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब हमें पार्ट डिफरेंस किन किन चीजों के बीच में लेना है बच्चों, आर और टी के बीच, यही इसका कॉन्सेप्ट है। आर और टी के बीच में ही देखना है हमें सब कुछ, सारा का सारा पार्ट डिफरेंस देखेंगे कैसे। अब देखो कौन से ट्राइंगल में देखना है, ए बी एम में, ए बी एम में फाइंड क्या करना है। देखो ए बी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू हमें चाहिए किसकी टर्म में चाहिए, मेन बात ये है टी की टर्म में चाहिए, क्योंकि टी से ही तो मतलब है हमें। और टी क्या है बच्चों, बी एम। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा, ये हाइपोटेनियस। ये वाला एंगल देख रहे हैं तो इसके इधर वाला क्या होगा, बेस। यानी कि ये क्या हुआ, बी एम क्या हुआ, बेस, और ये क्या हुआ, ए एम परपेंडिकुलर। तो हमें मतलब किससे है बच्चों, हमें मतलब है हाइपोटेनियस और बेस से। अब मुझे बताओ हाइपोटेनियस और बेस किस में आते हैं, हाइपोटेनियस और बेस आते हैं बच्चों कोस में। तो इसलिए कौन सा थीटा लगाएंगे, कोस आर लगाएंगे। साइन आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, एम। एम से कुछ मतलब है, मेरे ख्याल से नहीं है, मतलब हमें टी से है, और ए भी फाइंड करना है। बात समझ गए क्यों, भाई हर चीज का लॉजिक है कि कोस ही क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं। सो कोस आर क्या हो जाएगा बच्चों, कोस आर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है इसका बेस, टी, डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, टी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। तो बच्चों ए बी क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया टी अपॉन कोस आर। पहली बात समझ में आ गई। और बच्चों अगर ए बी हमारा ए बी निकल गया, तो बच्चों बी सी तो बराबर ही है, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, हमने प्रूफ कर लिया ना। भाई क्या होगा, बिकॉज ये कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज तो क्या होगा,
ए बी बराबर क्या होंगे, बी सी के। बच्चों कॉन्ग्रेंट एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, तो बी सी क्या आ गया, बी सी बी टी अपॉन कोस आर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कॉन्ग्रेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनकी तीन चीजें बराबर हो, आर आर थीटा थीटा और बी एम बराबर है, तो क्या होगा, ए बी बराबर बी सी होगा। भाई निकालने की जरूरत क्या है, ए बी और बी सी आ गया, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू आ गई 2t अपॉन कोस आर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो अब क्या फाइंड करना है, ए एन। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। कौन सा, कहां पर ए एन की वैल्यू, देखो बच्चों फटाफट, ए एन की वैल्यू यहां पर रखी है, ये है ए एन, ए एन। तो क्या लगाएंगे बच्चे, देखो ए एन की वैल्यू में, और यहां पर साइन आई है, तो क्या लगाएंगे, देखो साइन लगाएंगे या कोस लगाएंगे वो देखना हमें। 90 डिग्री यहां बन रहा है, इसके सामने वाला क्या हुआ, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हुआ तो ये क्या हुआ, बेस, और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर, और इस बार हाइपोटेनियस से मतलब होना चाहिए हमें। क्यों मतलब होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ए सी की ही वैल्यू, जो ये वाला ए सी है, इसी ही की वैल्यू हमें टी का वेरिएबल दे सकती है। और मतलब किससे, हमें अभी अभी मैंने बताया, टी से। क्योंकि अगर हमने एनसी ले लिया तो एनसी के रेस्पेक्ट में टी निकालना बहुत भारी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ए एन फाइंड करने के लिए इन फ्रॉम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए एन सी में क्या लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों परपेंडिकुलर, ये ना हाइपोटेनियस ए सी, परपेंडिकुलर क्या है, ए एन और हाइपोटेनियस ए सी, तो क्या लगा देंगे, साइन आई इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर ए एन, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए सी। रख दो, ए एन क्या है, ए एन तो फाइंड ही करना है हमें, और ए सी की वैल्यू क्या है भाई, ए सी की वैल्यू तोड़ के लिख दो, ए एम प्लस एम सी। बात समझ में आ गई? तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए एन की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई ए एम प्लस एम सी इंटू साइन आई। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई। अब आप क्या बोलेंगे बच्चे, आप बोलेंगे तो अभी अभी सर ने आपने बताया कि हमें केवल दो चीजों से मतलब है, एक तो आर से, एक टी से, रिफ्रैक्टिव एंगल और थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, बात सही है, लेकिन यहां तो आई आ गया, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इसको हटाने के लिए एक बंदा है हमारे पास, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या बोलता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो क्या कर दो बच्चों, साइन आई की वैल्यू क्या आ गई, म्यू साइन आर, रख दो यहां पर। तो क्या आया बच्चों, ए एन निकल के आया हमारा ए एम प्लस एम सी इंटू म्यू साइन आर। आर में आ गई ना वैल्यू, ये तो चाहिए हमें। चलो अब फाइंड क्या करना है, इसे इक्वेशन मान लो 4, इसे इक्वेशन 3 मान ली। अब फाइंड क्या करना है, नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ, भाई ए एम की वैल्यू चाहिए एंड एम सी की वैल्यू चाहिए। और देखो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी से कितना फायदा मिल रहा हमें भाई, ए एम और एम सी भी बराबर है ना। तो क्या करेंगे फाइंड, सो ए एम की वैल्यू फाइंड कर लो सबसे पहले, किसकी वैल्यू, ए एम, वो तो बराबर ही होगा ना एम सी के। चलो ए एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आ जाओ साइन आर पे। देखो यहाँ पर साइन लगाएंगे, टेन लगाएंगे, वो तुम बताओगे। देखो अब फिर से देखो, ए एम फाइंड करना है इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ए बी एम से, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एम से क्या फाइंड करना है, ए एम। और देखो ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए और बात करनी है बेस में, क्योंकि टी तो चाहिए हमें, इसके लिए तो कर रहे थे सब कुछ। तो क्या करना है बच्चों, हमें बेस और परपेंडिकुलर में बात करनी है, और वो कौन सा होता है, टेन थीटा। तो टेन आर लगाएंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, टेन क्यों लगा रहे हैं, कोस क्यों लगा रहे हैं, साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टी सब कुछ है, टी थिकनेस, थिन फिल्म। तो साइन ये क्या आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, हाइपोटेनियस क्या है इसका, सॉरी बेस क्या है इसका, बेस है टी। तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए एम की वैल्यू आ गई टी टेन आर। सिमिलरली बिकॉज ए एम बराबर है एम सी के, सो एम सी भी क्या आ गया बच्चों, टी टेन आर। सो
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो सारी वैल्यूज। तो ए एन क्या आ गया बच्चों, ए एन आ गया हमारा भाई, ए और एम सी दोनों बराबर है तो 2t10r लिख दूं, लिख सकते हैं 2t10r। और बाहर क्या है बच्चों, म्यू साइन आर। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लो, इसे कोस और साइन में तोड़ दो, साइन और कोस में साइन डिवाइडेड बाई कोस, तो यहाँ क्या जाएगा साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर, और यहाँ पर म्यू चल ही रहा है, ये म्यू को बाहर लिख दो। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो बच्चों, ए एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से और ए बी प्लस बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 में रख दो, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। रखो बच्चों फटाफट, देखते हैं क्या आएगा। ये मैं हटा देता हूं, है ना, इसका काम हो गया हमारा, जो समझाना तो समझा दिया था। नाउ द वैल्यू ऑफ the values of a b plus bc from equation 2 and an from equation 4 put in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चों। देखो 1 से क्या आएगी, पार्ट डिफरेंस को डेल्टा मान रहा हूं मैं, पार्ट डिफरेंस को क्या कर रहा हूं डेल्टा। देखो म्यू पहले से ही है बच्चों, ए बी प्लस बी सी क्या आया था, ए बी प्लस बी सी आया था बच्चों हमारा टी अपॉन कोस आर, रख दो बच्चों यहाँ पर, ये रहा 2t अपॉन कोस आर, तो रख दो। म्यू पहले से ही है, यहाँ क्या आया 2t डिवाइडेड बाई कोस आर, कोस आर, चलो आ गया। अब क्या है बच्चों, माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर अपॉन कोस आर, या म्यू 2t साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। आगे नहीं बच्चों, सिंपल बच्चों, ये बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 2 म्यू टी डिवाइडेड बाई कोस आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कोस आर, एक से आर कट गया, तो डेल्टा क्या आ गया बच्चों 2 म्यू टी कोस आर। तो बच्चों समझ में आ गई बात समझ में आ गई होगी। अब क्या लगाना बच्चों इसमें, स्टोक ट्रीटमेंट। स्टोक ट्रीटमेंट क्या करता है 2 मिनट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, तो हमारे 3rd यूनिट की वीडियो पे चले जाओ। देखो बच्चों क्या है छोटे से फॉर्म में क्या होता है, स्टोक ने ये बताया बच्चों, जब वेव किसी डेंस रेयर से डेंसर में जाए या फिर डेंसर से रेयर में जाए, उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, तो बच्चों वो पाई मुड़ जाती है। कैसे मुड़ रही है देखो, अगर ये यहां से कहा जा रही है डेंसर से टकराई, भाई रेयर से आई डेंसर से टकराई उधर चली गई, तो कितनी मुड़ गई है पाई। अब ये अंदर गई, अंदर जाने के बाद ये भी पाई मुड़ जाएगी, भाई ये भी तो डेंसर में जा रही है, ये भी पाई मुड़ गई। अब ये यहाँ से यहाँ टकराई, यहाँ गई, भाई यहाँ तक ही पाई मुड़ रही है, क्योंकि ये तो डेंसर ही है, यहाँ से टकरा के नहीं मुड़ने ही है, क्योंकि डेंसर में है। अब ये बाहर जा रही है रेयर से डेंसर में, तो कितनी मुड़ गई 0, क्यों, क्योंकि पाई थी यहाँ पर और ये यहाँ भी पाई है। अब जब ये वापस जा रही है तो अपने फेस में आ गई बिल्कुल जो जैसी थी, बात समझ गए। तो ये कितना आ गया 0, तो ये पाई है ये 0 है, तो फेस डिफरेंस कितना आ गया दोनों में, फेस डिफरेंस आ गया पाई का। और अगर फेस डिफरेंस पाई का आ रहा है तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि फेस डिफरेंस क्या आया पाई का, पाई इज इक्वल टू पाई, और पार्ट डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा। पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, यहां रख दो पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा। तो क्या हो गया, पाई से पाई कट गया, तो लैम्डा क्या आ गया लैम्डा बाई 2, डेल्टा सॉरी डेल्टा क्या आ गया लैम्डा बाई 2, यहां से आता है डेल्टा लैम्डा बाई 2 से पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस में जब रिलेशन निकालते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, कहां से आया है स्टोक ट्रीटमेंट, है ना। बस ये समझ लो सिंपल सा, स्टोक ने ये बताया जब वेव डेंसर से रेयर में जाए तो वो पाई मुड़ जाती है, और अगर पाई मुड़ गई तो फेस डिफरेंस पाई आया, तो उसके रिगार्डिंग पार्ट डिफरेंस हमने इस रिलेशन से निकाल लिया, क्या है लैम्डा बाई 2। तो क्योंकि पार्ट डिफरेंस में लिख रहे हैं तो क्या लिख दूंगा बच्चों मैं लैम्डा बाई 2 और जोड़ दूंगा अकॉर्डिंग टू स्टोक ट्रीटमेंट। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा फुल रिलेशन आ गया। अब क्या निकालना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा देखो बच्चों जल्दी, फर्स्ट रटना तो है ही नहीं इसमें भी, पहली क्या कंडीशन फॉर मैक्सिमा,
क्या होगी बच्चों मैक्सिमा कंडीशन? देखो इसकी बहुत आराम से, बहुत ही सिंपल वे में कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होती है। और यहाँ पर डेल्टा क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ये रहा ना एन लैम्डा, भाई ये तो फाइंड किया हमने पार्ट डिफरेंस। तो क्या करो, इक्वलेट रख दो इसे, 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसे इधर ले जाओ, तो 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 को मान ले लो, मर्जी है, वरना ऐसे ही लिख दो, 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 को मान लिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये आ गया बच्चों पार्ट डिफरेंस या फिर रिलेशन इन केस ऑफ मैक्सिमा, या फिर क्या बोलेंगे इसे, कंडीशन डिस्ट्रक्टिव सॉरी कौन सी कंडीशन है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन। दूसरा बच्चों कंडीशन किस में निकालनी है, मिनिमा में। कंडीशन फॉर मिनिमा, या फिर क्या बोलेंगे बच्चों इसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है इसमें, देखो रिलेशन डेल्टा होता है इसमें, देखो ये रहा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या फिर इसे लिख लो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिख लो इसे, या फिर ये लिख लो n प्लस हाफ लैम्डा, ये लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो इसे, भाई सिंपल चीज है बिल्कुल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता जो बता रखा है बच्चों, है ना। सिंपल वे में पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है। कंपेयर कर दो फिर से इससे, 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आया, n प्लस हाफ लैम्डा। अंदर मल्टीप्लाई कराओ बच्चों इसकी पहले, क्योंकि यहाँ पर ही ये खत्म हो जाएगा। cos r प्लस लैम्डा बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कराई, n लैम्डा आया प्लस लैम्डा बाई 2 आया, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 गया, 2 टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। किसकी कंडीशन है बच्चों, कंडीशन फॉर मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों बताओ बात समझ में आई क्या, इतनी सिंपल है बच्चों ये चीज। अब चलो बच्चों चलते चलते एक चीज और बता दूं, जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या ये कह रहा है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ करना है कि ट्रांसमिटेड में ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ट्रांसमिटेड कंडीशन लिखो यहां पर, कंडीशन फॉर ट्रांसमिटेड केस। क्या होगा बच्चों, ट्रांसमिटेड केस में पार्ट डिफरेंस पता कितना होगा बच्चों, बस लैम्डा बाई 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r आएगा पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों देखो मैंने क्या बताया, एक वेव तो ऐसा चल रही है, ऐसा मान लो, देखो एक वेव तो ऊपर की ऊपर है, यानी कि दो दोस्त थे, जो एक तो बिना नहाए जा रहा है और दूसरा नहा के आया है, मतलब कुछ तो डिफरेंस है ना, नहाने वाले में उसके कपड़े बिक गए सारे, ऐसा समझ लो, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। वो डिफरेंस कितना मानने हम, लैम्डा बाई 2। किससे फाइंड करा, क्योंकि वेव पाई मुड़ जाती है, पाई से फेज डिफरेंस है पाई, पार्ट डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई 2। लेकिन इस केस में बच्चों दोनों वेव ट्रांसमिट हो रही है, इनमें क्या अंतर, यानी कि दोनों भाई या दोनों के दोनों दोस्त नहा के निकले, दोनों एक जैसे, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस आया फेस का, नहीं। अगर फेस का डिफरेंस नहीं आया तो पार्ट का डिफरेंस नहीं आया। तो बच्चा अगर पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा तो स्टोक ट्रीटमेंट लगेगा, नहीं लगेगा, तो यानी कि ये रहेगा। और जब इसका तुम मैक्सिमम मिनिमा निकालोगे बच्चों, तो इसका मैक्सिमा उल्टा आएगा मिनिमा का, यानी कि इसका मैक्सिमा कौन सा आएगा, एन लैम्डा, और इसका मिनिमा कितना आएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। निकाल के देख लेना। तो क्या इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा नहीं हो गया, और इसका मिनिमा इसका मैक्सिमा हो गया। तो इसे ही बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री केस। किस केस में, इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड कंडीशन। बच्चों बात खत्म, इतना सिंपल था बच्चों। इसे सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनकी हेल्प करो एग्जाम में, क्योंकि ये सिंपलेस्ट चीज है और उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है बहुत सारे लोगों ने। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन्स रिंग। यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों, न्यूटन्स रिंग में यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए हम देखेंगे इनका डायमीटर क्या होगा, यानी कि जो फ्रिंजेस बनेगी हमारे सर्कुलर, उनका डायमीटर हमने फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ऊपर लिख रहा है, आंसर हम नीचे कर रही है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग दिखाना होता है, कैसे फॉर्म हुई है। क्या करना है अपना सिंबल, आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना देना, इसके डायग्राम के बारे में लिख देना है। क्या लिखना है
कि कोई सोर्स से लाइट आ रही है, ये लेंस रखा है कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है कहां पर, एक प्लेट रखी है 45 एंगल पर, प्लेट क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है लाइट को हाफ ऊपर हाफ नीचे, हाफ नीचे आई है लाइट, क्या होगा बच्चों, नीचे नीचे रखा है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, और ये रिफ्लेक्ट करेगी हर एक डायामीटर, जो पूरा का पूरा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, सर्कुलर होगा, उसके हर डायामीटर से रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जब आएगा तो वेव थोड़ी सी क्या होगी, टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ेगी, है ना, थोड़ी सी मुड़ेगी या फिर आगे जाएगी, डिपेंड करेगा डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो क्या होगा, हर एक पॉइंट से हल्की हल्की डिफ्लेक्ट हुई तो वेव कैसी बनाएगी बच्चों, पैटर्न सर्कुलर, तो इसलिए यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न हमारा मिल जाता है। किसकी वजह से मिला, दो कारण की वजह से मिला, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की वजह से मिला, और इसके बीच में जो एयर गैप आया है उसकी वजह से हमें कैसी रिंग मिल गई, सर्कुलर। तो दो, अगर मार्क्स में आया क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, प्लेन कौन, यहाँ पर क्यों बनती है सर्कुलर रिंग, क्योंकि एक तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, एक एयर गैप है, और सारी की सारी स्ट्रक्चर अगर लॉन्ग में आया तो लिख ही देनी है क्या क्या हो रहा है। अब चलते हैं अपने डेरिवेशन पे। देखो बच्चों सिंपल सा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एयर गैप है ना, एयर गैप घटता जा रहा है जब थीटा हमारा मिनिमम होता जा रहा है, देखो ये घटता जा रहा है ना, ऐसी थीटा बढ़ता जा रहा है जब थिकनेस बढ़ती जा रही है, ये क्या है बच्चों, ये एयर की क्या है बच्चों, थिकनेस, यानी कि किसका वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर, थीटा का वेरिएशन आ रहा है, और जहां पर थीटा का वेरिएशन आता है थिन फिल्म में तो उसका पार्ट डिफरेंस कौन सा लेते हैं बच्चों, वेस शेप वाला, तो क्या आ जाता है बच्चों पार्ट डिफरेंस, 2 म्यू टी, यहाँ पर आ रहा है बस थीटा और जुड़ जाता है प्लस लैम्डा बाई 2। अब कौन सी कंडीशन लेना चाह रहे हैं बच्चों हम, कंडीशन लेना चाह रहे हैं हम नॉर्मल इंसिडेंट कंडीशन, क्यों लेना चाह रहे हैं बच्चों नॉर्मल इंसिडेंट कंडीशन, जिससे हमारा एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाए, यानी कि ये जो पार्ट डिफरेंस आया है बच्चों हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, आ जाए, क्यों कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिससे हमारा डायमीटर सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए निकाल लेंगे हम, और फिर आगे जैसा वैल्यू होगा देख लेंगे, भाई सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट कैलकुलेशन देखनी है ना, मैं तो क्या हो इसकी, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल इंसिडेंस की इसका मतलब है I0 होना चाहिए, R0 होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है लाइट, एकदम नॉर्मली, तो जब इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, cos r प्लस थीटा क्या आया, इज इक्वल टू cos थीटा। और बच्चों देखो नॉर्मल इंसिडेंट कंडीशन में यहां पर हो रहा है काम, तो यहां पर क्या है बच्चों, ये थीटा स्मॉल नहीं है, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू है, कितनी वैल्यू होगी, देखो cos की सीरीज खोल देते हैं, cos की सीरीज जब खोलते हैं तो cos की वैल्यू नॉर्मल सबसे स्मॉल क्या है 1, तो cos थीटा फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या आ जाएगा 1, और बच्चों एयर के लिए म्यू कितना आएगा 1, एयर के लिए म्यू 1 होता है, तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या हो गई, सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, डेल इज इक्वल टू 2t, और ये क्या आ गया बच्चों 1 प्लस लैम्डा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली इस इक्वेशन की। अब क्या करना है हमें, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने, तो पहली कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा देख लेते हैं, मैक्सिमा कंडीशन में क्या होता है बच्चों, डेल्टा, भाई डेल्टा क्या होता है मैक्सिमम में, एन लैम्डा होता है, पता है हमें, रख दो यहाँ पर डेल्टा एन लैम्डा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर एन लैम्डा रख दो, तो क्या आया 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, और 2t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, या फिर 2t इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये क्या कंडीशन आ गई बच्चों हमारी मैक्सिमा के लिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, सिंपल है बच्चों एकदम, बिल्कुल सिंपल होगी इक्वेशन नंबर। अब देखो आगे दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या देखनी है, मिनिमा देख लो, कंडीशन फॉर मिनिमा, इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है बच्चों बताओ, n प्लस हाफ लैम्डा, भाई यही तो होता है, भाई यहाँ एन लैम्डा है उसमें हाफ जोड़ देंगे लैम्डा बन जाएगा, मिनिमम मैक्सिमा की कंडीशन मैंने बताई रखी है, शॉर्ट वीडियो देख लो अपने हमारी, या लॉन्ग वीडियो देख लो, उसमें सब में बता रखी है बच्चों अच्छे से। तो क्या आ गया 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 गया, क्या आ गया 2t की कंडीशन एन लैम्डा, ये कंडीशन किसकी आ गई हमारी मिनिमा की, इक्वेशन नंबर 3 बना लो, सही है बच्चों। अब हम देखना चाह रहे हैं एक छोटी सी और कंडीशन देख लो बच्चों, यहाँ पर ही सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनेगी वो देखना चाह रहे हैं। भाई एक बार बताओ
सेंटर पे समझो, यहाँ पर समझ लो बच्चों, यहाँ पर समझ लो, अगर सेंटर पे हमारी डार्क फ्रिंज बनी तो उसके बाद कौन सी फ्रिंज होगी, ये वाली ब्राइट, फिर उसके बाद कौन सी होगी, डार्क होगी, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसी तो आती चली जाएगी ना। तो सबसे पहले क्या देखना, हम क्या देखना चाह रहे हैं, एट सेंटर, सेंटर पे क्या हो, एट सेंटर पे देखो कैसे देखेंगे, देखना बच्चों बिल्कुल सेंटर पे एयर की कुछ थिकनेस होगी, एट सेंटर पे, इसे इक्वेशन ए मान लो, बिल्कुल सेंटर पे नहीं होगी, यानी कि एट सेंटर पे टी क्या होगा, जीरो। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन ए से हमारा क्या आ गया बच्चों, टू डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, डेल्टा क्या आ गया, लैम्डा बाई टू। अगर डेल्टा लैम्डा बाई टू है तो हमारे पास फाई और डेल्टा में एक रिलेशन होता है, फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू रखो टू पाई लैम्डा बाई टू, लैम्डा से लैम्डा कट गया, टू से टू क्या आ गया बच्चों, फाई। करके देखना बच्चों, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने इसे। तो इसके कारण फाई क्या आ जाता है बच्चों, फाई आ जाता है पाई का, यानी कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई का। और जिस वेव में, जो दो वेव में पाई का डिफरेंस होता है, वो कैसी इंटरफ्रेंस करती है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, मतलब सेंटर पे कैसी फ्रिंज बनेगी, डार्क। बात समझ गए बच्चों, सेंटर की फ्रिंज हमने देख ली डार्क बनेगी क्योंकि 5 पाई आ रहा है, बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब देखते हैं अपनी ब्राइट और डार्क के लिए रिंग का डायमीटर क्या हो। यहाँ देखो बच्चों बहुत सिंपल, ये देखो ब्लू कलर से जो हमने बना रखा है, ये है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। अब ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस भी तो कहीं से काट रखा होगा, तो जहां से काट रखा होगा वो हमने ड्रॉ कर लिया, पूरा का पूरा सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये पूरा का पूरा है ना, स्पेयर बन गया ये। अब क्या होगा बच्चों, ये सेंटर होगा स्पेयर का, और स्पेयर से सेंटर से यहाँ तक की क्या होगी, ये रेडियस। ऐसे ही बच्चों यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, रेडियस। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पर क्या भरी हुई है, यहाँ पर ये एयर है भाई, ये एयर गैप है ना, तो एयर की थिकनेस क्या है, टी। अगर ये टी है तो ये भी टी है, सही है। अब फ्रिंजेस कहाँ बनेगी बच्चों, सर्कुलर, नीचे, तो सर्कुलर फ्रिंजेस नीचे बनेगी, सर्कुलर रिंग्स, तो ये क्या है बच्चों, रेडियस, ये वाला। तो अगर ये आर एन है तो ये भी आर एन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आर था, ये टी था, तो बच्चों ये क्या बचा, आर माइनस टी। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम क्या लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। क्या कहती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस टी का स्क्वायर प्लस के आर एन का होल स्क्वायर। बच्चों एक हमारी वीडियो है इसी की, किसकी, न्यूटन रिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमने छोटा सा, वो पता नहीं कैसे गलती हो गई, यहाँ पर इधर लिख रखा है इसे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख रखा है, वहां पर ध्यान दे देना है ना बच्चों। उसे मैं एडिट नहीं कर रहा अभी, कभी मौका मिलेगा एडिट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रखी है, लेकिन रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आने का, है ना बच्चों। पर चलो आगे खोल दो इसे बच्चों, क्या खोल दो, स्क्वायर खोल दो इसका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ये क्या हुआ बच्चों, टी का स्क्वायर माइनस टू आर टी प्लस आर एन का होल स्क्वायर। यहाँ से आर एन से आर एन चला गया, है ना बच्चों, यहाँ क्या आया, टी का स्क्वायर माइनस टू आर टी प्लस आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो अब यहाँ पर समझो बच्चों, सिंपल सी कहानी क्या है यहाँ बच्चों, यहाँ पर जो आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू टी के। टी क्या है बच्चों, बहुत छोटी, क्यों है बच्चों ये छोटा, टी की वैल्यू छोटी क्यों है, देखो टी क्या है बच्चों, थिकनेस, और थिकनेस ले कहाँ रहे हैं हम, एट सेंटर, तो सेंटर पर तो थिकनेस बहुत ही कम होगी। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो बहुत बड़ी बात है, और उसमें टू की मल्टीप्लाई हो रही है, आर टी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, टू आर टी बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू टी के। तो टी को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो टी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, तो बचा क्या बच्चे यहाँ पर, टू आर टी प्लस आर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या फिर टू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी, कौन सी आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गई बच्चों। टू टी की वैल्यू क्यों फाइंड करी बच्चों, यहाँ पर हमने टू टी की वैल्यू इसलिए फाइंड करी है क्योंकि हमारे मैक्सिमा और मिनिमा, जो इक्वेशन हमारी 2 और 3 है, ये मैक्सिमा और मिनिमा जो रखे हैं ये 2t की कंडीशन में रखे हैं, कंपेयर करा के डायमीटर निकल जाएगा अभी अभी, देखो कराओ। नाउ क्या निकालना, डायमीटर फॉर ब्राइट रिंग,
फॉर ब्राइट रिंग। डायमीटर निकालो बच्चों ब्राइट रिंग का क्या होगा। ब्राइट रिंग मतलब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। भाई 2 में ही तो रखा है बच्चों मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब ब्राइट रिंग है ना, हमेशा याद रखना। तो इक्वेशन 4 और 2 को जब कंपेयर कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो क्या आ जाएगा, आर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ नहीं, आर की मल्टीप्लाई वहां करा दो। क्या आया बच्चों ये, आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू आर। अब बच्चों हमें पता है डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। भाई हमें पता है कि डायमीटर होता है dn इज इक्वल टू 2rn, रेडियस का उल्ट दुगना, तो rn क्या हो जाएगा dn बाई 2। आप ये यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू। तो ये क्या आ गया बच्चों, dn बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू आर। चलो बच्चों इसे उधर सोल्व करते हैं हम। dn स्क्वायर क्या आ गया, dn का स्क्वायर देखो क्या आएगा, ये 4 बनेगा, 4 की मल्टीप्लाई उधर करा देंगे और 2 से 2 काट देंगे तो बच्चों शायद ये आएगा ये 2 इंटू 2n माइनस 1 और लैम्डा इंटू आर। ये बच्चे समझ में आ गई है बात। क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर बच्चे स्क्वायर खोलेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ना बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो तो dn क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे 2 इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा। और डिपेंडेंसी देखनी है हमें तो इसकी। भाई डिपेंड किस पे करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 पे ना डिपेंड कर रहा बच्चे। तो ये क्या है बच्चों 2n माइनस 1 का मतलब क्या है, देखो स्क्वायर रूट क्या है, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, ब्राइट रिंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। बच्चे ये क्या है 2n माइनस 1 ऑड नंबर ही तो है, तो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर है। रूट ऑफ ऑड नंबर समझ में आ गई बच्चों। ब्राइट रिंग का डायमीटर किस पर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। चलो भाई अब फाइंड करते हैं दूसरा का। फॉर कौन सा फाइंड करना है बच्चों, फॉर डार्क फ्रिंज। करो बच्चों जल्दी जल्दी, डार्क रिंग। फॉर डार्क रिंग के लिए देखते हैं कि कौन सा था बच्चों, डायमीटर फॉर ब्राइट रिंग के लिए था। बच्चों बताओ क्या होगा डार्क रिंग के लिए। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 3। भाई डार्क मिनिमा, मिनिमा का मतलब डार्क रिंग किसमें रखी है 3 एंड और 4 को तो कंपेयर करना ही है क्योंकि 4 ये रही। तो बच्चों कर दो क्या आएगा, आर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर देखो इंटू एन लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा। भाई फिर से dn की वैल्यू क्या आ जाए, आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयरन की वैल्यू आ जाएगी dn बाई 2। रख दो यहाँ पर, आर की मल्टीप्लाई उधर करा दो तो dn बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा इंटू आर। फिर से dn क्या आ गया बच्चों, dn आ जाएगा यहाँ पर 4n लैम्डा आर। ये आ जाएगा ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, फॉर्मूला ये यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर। अब दोनों तरफ रूट कर दो, यहाँ दोनों तरफ रूट कर देंगे तो dn क्या आ गया 4n लैम्डा, और इसकी डिपेंडेंसी किस पर आई बच्चों रूट n। तो ये किस पर आ गई, किस पर आई डिपेंडेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ n नेचुरल नंबर। ये रहा देखो स्क्वायर रूट ऑफ n नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है कौन सा, डार्क रिंग का डायामीटर। बताओ इतना सिंपल था बच्चों, ये है हमारा न्यूटन रिंग। बताओ इसमें क्या है, एक ही पेज पे तुम्हारा काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ध्यान क्या रखना है, नॉर्मल इंसिडेंट कंडीशन ध्यान में रखनी है, ये होता ही है पता है 2t प्लस लैम्डा बाई 2 बनता है बस, और कुछ करना ही नहीं है उसमें। ये डायग्राम है बस छोटा सा। हाँ बच्चों अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अब डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा और सेंटर मैक्सिमा की कंडीशन। ये क्या होता है भाई, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है बच्चों नॉर्मल किसी वेव का किसी भी शार्प एज से टकराकर मुड़ जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना, यानी कि डिफ्रैक्शन क्या है,
मुड़ना किसी वेव का किसी एक पर्टिकुलर एंगल से। इसलिए बच्चों एक वेव भी डिफ्लेक्शन कर सकती है, लेकिन क्या एक वेव इंटरफेरेंस कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या है? दो वेव मिनिमम का होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? सिंपल देखो क्या करना है हमें। हमारा काम है यहाँ पर एक सोर्स है, फ्रॉनहोफर ले रहे हैं बच्चों। फ्रॉनहोफर का मतलब ही क्या होता है? जहां पर लेंस हो, जहां पर हमें लेंस की जरूरत पड़े। फ्रैक्शनल क्या होता है? जहां पर लेंस की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लेंस रखा हुआ है, इसने वेव को कन्वर्ट किया। ये कोई स्लिट रखी हुई है, बहुत ही बारीक गैप। स्लिट क्या होता है बच्चों? जैसे कि अब एक पेपर लें और पेपर को ब्लेड से बीच से हल्का सा काट दें, तो वो क्या होगा? स्लिट होगी। ऐसे एक बार काट दिया तो क्या होगी? एक स्लिट। अब यहाँ से वेव पास हो रही है, वेव पास हुई तो क्या होना चाहिए बच्चों? सीधी जानी चाहिए थी वेव, लेकिन क्या हुआ? वेव मुड़ गई, क्योंकि डिफ्लेक्शन हो गया भाई वेव में। वेव कैसे मुड़ गई? एक पर्टिकुलर एंगल से मुड़ गई। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि जब ये मुड़ी है, एक और लेंस रख दिया, क्योंकि हमें फिर से कन्वर्ट कराना है इसको कहां पर? किसी एक पी पॉइंट पे या क्यू पॉइंट पे, किसी फोकस कराना है हमें पॉइंट पे। अब क्या देखना है? हमें ये देखना है जो वेव ये थी पहले वाली और ये लास्ट वाली वेव, इन वेव में इन्होंने आपस में कैसा पैटर्न दिया है ना, ये चीज देखनी है। अब सिंपल सी बच्चों मेरी बात सुनो। समझो कि एक गेट है हमारा, जैसे कॉलेज का गेट है या फिर घर का आपका गेट है, दरवाजा है। उससे तुम लाइन में खड़े कर रखे हैं तुमने अपने फैमिली मेंबर या फिर बच्चे या फिर दोस्त, और एक गेट से दो पास हो सकते हैं, ठीक से जो पास हो सकते हैं, और हम 5 पास करा रहे हैं, 5 रखे हैं ऐसे, 5 के 5 को पास करा रहे हैं ऐसे। तो क्या होगा बच्चों? सोच के देखो। जो बीच वाला है, यानी कि दो इधर, जिसके दो इधर है, बीच वाला तो सिंपल निकल जाएगा सामने, यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन जो इधर है और इधर है, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे कम। और जो बीच में है, यानी कि बीच वाले के इधर इधर है, थोड़े से इधर है, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? बीच वाले से कम, लेकिन जो साइड वाले हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा। तो कैसा पैटर्न आना चाहिए? ऐसा पैटर्न आएगा। मतलब इंटेंसिटी सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसा ही तो पैटर्न चलेगा। ये माइनस में और ये प्लस में, ये इंटेंसिटी है और ये अल्फा है। अल्फा क्या है बच्चों? एंगल है। अभी देखेंगे क्या आएगा अल्फा। तो कैसा पैटर्न आएगा? ऐसा आएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पर? इंटेंसिटी फाइंड करना है, क्योंकि पैटर्न देखना है। अब इंटेंसिटी फाइंड कैसे करें? इंटेंसिटी होती है बच्चों, इंटेंसिटी होती है आर के स्क्वायर के बराबर। आर क्या है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी। तो अब क्या फाइंड करना हमने? एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला पैटर्न देखना है। तो अब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करें? सिंपल सा बात सुनो मेरी बच्चों एक और। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, समझ लो एक वेक्टर है आर, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो क्या उसका बच्चों हम रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते? कैसे फाइंड करते हैं? आर रिजल्टेंट ए और बी का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस फाई, जो जितना भी उनके बीच में क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा। ऐसे तो फाइंड करते हैं 12th के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर दो वेक्टर हैं, लेकिन अगर वेक्टर बहुत सारे हैं, मतलब ये वेव यहाँ से पास हो रही है, पता नहीं कितनी नंबर ऑफ वेव है, तो हमें क्या पता है ये कैसे आपस में रिजल्टेंट देगी? तो इसके रिजल्टेंट को सोल्व करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिसका नाम है पॉलीगन मेथड। पॉलीगन यहाँ पर बनाते हैं बच्चों, है ना, पॉलीगन बनते हैं यहाँ पर वेक्टर की हेड टू टेल मेथड। अगर आपने पढ़ा हो हेड टू टेल मेथड, लग लग के यहाँ पर पॉलीगन बनेंगे सारी वेव के, है ना। तो पॉलीगन मेथड से हमारे पास एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है वेव का। इसका वैल्यू क्या होती है? ए साइन एन, एन क्या है? नंबर ऑफ वेव, 5/2 साइन 5/2। फाई क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस। तो हम देखो कहां से चले थे, कहां पर आए? हम चले थे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, कहां पर आए? आर पे। आर फाइंड करने के लिए अब हमें क्या चाहिए? फाई। और फाई क्या होता है बच्चों? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस के लिए क्या चाहिए बच्चों हमें? पाथ डिफरेंस। तो हम अल्टीमेटली कहां पर आ गए हैं? पाथ डिफरेंस पे। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। ये एंगल कैसा आया बच्चों? देखो हमने माना कि वेव सीधी ना जाके हल्की सी मोड़ रही है, उसको तो डिफ्लेक्ट कहते हैं, डिफ्लेक्शन। तो ए थीटा ए थीटा ए थीटा। अब ये थीटा कैसा आया? इस तरीके से आया। आप देख लेना, ये थोड़ा सा हम एक ही वीडियो में कंपाइल करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीजें, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। ऐसा आएगा बच्चों। और कैसा आएगा? ये थीटा ए थीटा, सिंपल सा लिख दो थीटा, ये बात खत्म। ठीक है, आगे चलो। अब क्या फाइंड करना हमें? पाथ डिफरेंस। अब देखो पाथ डिफरेंस कैसा होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों? जो ये वेव है ये वाली, है ना, इसने इस वाली से कितनी ज्यादा डिस्टेंस चली है, मतलब इसने कितनी ज्यादा डिस्टेंस चली है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कितना होगा? बी के। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी बी के बच्चों?
बीके हो गई हमारी पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस आया किसकी वजह से है? स्लिट की वजह से। जो स्लिट ना होगी तो पार्ट डिफरेंस आता नहीं। तो किसकी फॉर्म में लिखना है बच्चों पार्ट डिफरेंस को? स्लिट की फॉर्म में। और स्लिट की डिस्टेंस कितनी है बीच की? ई। क्या ले रखी है? ई। तो हमने किस किस की फॉर्म में फाइंड करना है? ये चाहिए मुझे और ये इसकी फॉर्म में फाइंड करना और बी के चाहिए मुझे। तो क्या लगेगा बच्चों यहाँ पर? साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई? साइन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर, देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा हमारे पास? बी के। और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ई। तो बच्चों बी के क्या आ गया? यानी कि पार्ट डिफरेंस, यानी कि बी के है हमारा डेल्टा। क्या आ गया बच्चों? बी के ई साइन थीटा। ये आ गया हमारा पार्ट डिफरेंस। लेकिन पार्ट डिफरेंस से कुछ मतलब है हमें? नहीं, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस ही है। क्यों चाहिए? क्योंकि पॉलीगन में फेज डिफरेंस रखा है। तो फेज डिफरेंस कैसा आएगा बच्चों? फाई क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा। तो बच्चों क्या आ गया? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा कितना आया? ई साइन थीटा। तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2 पाई बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई ई साइन थीटा। लेकिन ये फेज डिफरेंस कितनी वेव के लिए आया है? बहुत सारी वेव के लिए, क्योंकि बहुत सारी वेव जा रही होगी यहाँ पर अनगिनत, बीच में पता नहीं कितनी सारी वेव जा रही होंगी। उन सब के लिए हमने फाइंड किया है। तो सब के लिए अगर फाइंड किया है और पॉलीगन में ऑलरेडी एन रखा हुआ है तो क्या करेंगे बच्चे से? एक वेव के लिए फाइंड करेंगे। अगर एन के लिए इतना फेज डिफरेंस है तो एक के लिए कितना होगा बच्चों? डिवाइडेड बाई एन। तो क्या हो जाएगा एक के लिए? 1 बाई एन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गई होगी बात। अब क्या करेंगे? हमारे पास फाई आ गया है। ये क्या है बच्चों? फाई। अब फाई की वैल्यू कहां पुट कर दो? इसमें पुट कर दो। रखो बच्चों फाई की वैल्यू फटाफट। तो क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू ए साइन, देखो ध्यान देने की बात है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पर क्या है? एन है। नीचे क्या आ रहा है? एन आ रहा है। एन से एन कट गया। यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ पर कहाँ है? 2 ऊपर है 2, तो 2 से 2 कट गया। तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर क्या बचा ऊपर? पाई ई साइन थीटा और डिवाइडेड बाई लैम्डा, है ना। अब नीचे देखो क्या बचेगा? साइन। देखो बच्चों यहाँ पर n है नहीं है, लेकिन यहाँ पर n है तो एक n बढ़ जाएगा बस, वरना 2 से 2 नीचे भी कैंसिल होएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई n लैम्डा और इज इक्वल टू कितने? एज इट इज। ऐसा ऐसा कैसे रहेगा? ये r आ गया हमारा यहाँ पर। अब बच्चों हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, आगे चलो। यहाँ पर क्या मान ले? यहाँ पर ही मान लो लेट, भाई कुछ सिंप्लीफाई कर लो इसे, और क्या करना है भाई? लैम्डा को, इसको बच्चों पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा को हमने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा को क्या मान लिया? अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर रख दो। तो बच्चों आर क्या आ गया हमारा? आर आ गया ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई एन। आ गया ना बच्चों अल्फा बाई एन। देखो यहाँ पर एन बचेगा ना नीचे, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। आ रही होगी बात समझ में बच्चों तुम्हारे? बिल्कुल आ रही होगी। यहाँ पर देखो बच्चों एन क्या है यहाँ पर? अब एन है नंबर ऑफ वेव। नंबर ऑफ कितनी है? वेव कितनी है? बहुत सारी है नंबर ऑफ वेव। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? एन बहुत बड़ा नंबर है, तो यानी कि अल्फा बाई एन क्या होगा? बहुत छोटा नंबर होगा। तो क्या होगा बच्चों? साइन अल्फा बाई एन क्या देगा? स्मॉल वैल्यू। भाई ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू देगा, और जब स्मॉल वैल्यू होती है साइन थीटा में तो साइन थीटा क्या देता है? थीटा ही। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? बात समझ रहे हैं? ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, या क्या आ जाएगा? अल्फा बाई एन। स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा थीटा ही देता है बच्चों। जब स्मॉल वैल्यू हमें ना पता हो, हमें क्या पता कितनी स्मॉल वैल्यू होगी? तो अल्फा बाई एन की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा की। थीटा ही थीटा क्या? अल्फा बाई एन। यहाँ रख दिया। एन को ऊपर ले जाओ तो बच्चों क्या हुआ? आर बराबर क्या आ गया? ए एन साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। ए एन, ए बच्चों क्या है? एक वेव का एम्पलीट्यूड, इससे मल्टीप्लाई हो रही है एन की, तो कैपिटल ए लिख दूं, यानी कि टोटल अल्फा बाई एन। ये क्या आ गया बच्चों हमारा? एम्पलीट्यूड। लेकिन एम्पलीट्यूड को ही चाहिए हमें तो इंटेंसिटी से मतलब है। तो क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे? आई बराबर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? इंटेंसिटी साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर। इंटेंसिटी आ गई हमारी। ये है इंपॉर्टेंट चीज, इसको फॉर्मूला नंबर 1 लिख लो। बात समझ में आ रही है बच्चों तुम्हें? आ रही होगी बात समझ। तुम्हें ये बात समझ अगर नहीं आई तो यहाँ पर देख लो बच्चों। साइन थीटा की जब सीरीज खोलते हैं हम तो ये आती है थीटा माइनस थीटा की पावर क्यू बाई 3 फैक्टोरियल थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। और स्मॉल वैल्यू क्या है इसकी? थीटा ही। तो जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा ही देता है।
आगे होगी बच्चों, आप बात समझ। बच्चों चलो आप फाइंड करते हैं कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। कौन सी सेंट्रल मैक्सिमा? ये बीच वाला, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन फाइंड करते हैं। ये क्या होगी? देखो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा आई निकालना है, यानी क्या है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है आई ज्यादा होना। तो यानी कि आई ज्यादा कब होगा बच्चों? जब अल्फा कम हो। भाई ये इनवर्सली नहीं है क्या, आई और अल्फा इनवर्सली नहीं है, यानी कि अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो के बराबर। भाई अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन अगर अल्फा जीरो हो गया तो आई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसा हो सकता है भाई, इनफाइनाइट को कर सकते हैं इंटेंसिटी को हम, नहीं हो सकता। तो बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसका नाम है लिमिट। सो वी टेक लिमिट, सो वी टेक लिमिट। क्यों आया बच्चों लिमिट का कॉन्सेप्ट निकल कर? मैथमेटिक्स को जन्म दिया फिजिक्स ने, क्योंकि आई को हमें लिमिट करना पड़ेगा, यानी कि टेंस टू जीरो करना पड़ेगा, यानी कि वो वाली वैल्यू जस्ट जीरो से जो पहले की हो, तभी तो आई इन्फिनिट नहीं हो सकता। समझ गए बच्चों? तो यानी क्या करना पड़ेगा, लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी, साइन अल्फा बाई अल्फा की। स्क्वायर तो बाद में करके रख देंगे ना, पहले इसकी वैल्यू देख लो। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, क्या होगी बताओ जल्दी, जल्दी बताओ बच्चों क्या होगी, साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब ये कैसा आई है देखो, अल्फा टेंस टू जीरो मतलब मिनिमा की तरफ, और साइन अल्फा जब मिनिमा होता है तो क्या देता है, अल्फा ही देता है, यानी कि साइन थीटा थीटा देता है, यानी कि साइन अल्फा अल्फा ही देगा। 1 से 1 कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इसकी इतनी आ गई। सो इंटेंसिटी क्या हो गई, सो आई बराबर क्या हो गया बच्चों, बताओ, ए के स्क्वायर के बराबर ना आ गए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यानी कि क्या आ रहा बच्चों, ये 100% आ रहा है, तो यानी कि मैक्सिमा आ रहा है, तो बिल्कुल सेंटर मैक्सिमा। देखो 100% इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही तो होती है। आर का स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड है बच्चे, ए एम्पलीट्यूड है, आर और एम्पलीट्यूड एक ही बात है, ए और आर। चलो ये आगे बात। अब क्या कंडीशन फाइंड करनी है, कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होगी, बिल्कुल इसका उल्टा। क्या होगी देखो भाई, आई को मिनिमा का मतलब कम ले जाना है, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अगर आई बहुत कम होगा, कब होगा भाई, जब साइन अल्फा कम हो। ये रहा ना साइन अल्फा जब कम हो। भाई आई और साइन अल्फा डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो मतलब आई अगर घटना चाहिए, घटा रहे हैं हम, तो साइन अल्फा भी घटेगा, यानी कि अल्फा भी घटना चाहिए। भाई मिनिमा तभी तो हो, इससे सिंपल क्या होगा बच्चों। तो यानी कि साइन अल्फा क्या होना चाहिए, साइन अल्फा जीरो होना चाहिए। भाई कम कितना, जीरो की तरफ, लेकिन बट अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्यों नहीं होना चाहिए, अल्फा जीरो की कंडीशन किसके लिए, वो सेंटर मैक्सिमा के लिए। तो अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए, तो अल्फा साइन अल्फा की वो वाली वैल्यू देख लेते हैं जहां पर ये जीरो होता है। कहां पर होता है बच्चों साइन अल्फा जीरो, यानी कि साइन थीटा जीरो कहां होता है, प्लस माइनस एम पाई पे। एम क्यों लिया, क्योंकि बच्चों एन यूज कर रखा, वरना यहाँ एन ले लेते। समझ गए? तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एम पाई। अब अल्फा की वैल्यू रख दो, यहाँ कंडीशन निकल जाएगी। क्या है अल्फा की वैल्यू बच्चों, पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा, ये रही ना, रख दो वैल्यू, पाई ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। लैम्डा की मल्टीप्लाई उधर करा दो और पाई से पाई काट दो, लैम्डा की मल्टीप्लाई उधर करा कर लिख दो। क्या आ गई कंडीशन बच्चों, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, लैम्डा की मल्टीप्लाई उधर हो गई। तो ये कंडीशन किसकी आ गई बच्चों, कंडीशन फॉर मिनिमा, वेयर एम कहां से शुरू होना चाहिए बच्चों, 1 से 1 2 3 4 5, एम नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर। क्यों, अगर बच्चों एम फिर से जीरो रख दिया ना हमने, तो थीटा जीरो आ जाएगा, और थीटा जीरो का मतलब अल्फा जीरो है। देखो यहाँ पर अगर थीटा जीरो रख दिया हमने तो अल्फा भी जीरो, और अल्फा जीरो किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की। तो एम कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, जीरो नहीं हो सकता वो। समझ में आ रही है बात बच्चों, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा को यहाँ पर लगाएगी कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का। कैसे, देखो बच्चों स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऐसे फाइंड करते हैं हम, यानी कि एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई दो पॉइंट यहाँ पर मान लिए, है ना, ये स्लोप होगी इसकी। कैसे, देखो यहाँ पर काटेंगे, मान लिया x1 है, यहाँ पर काटेंगे x2 है, यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, यहाँ मिलने वाले y2, यहाँ पर मान लिया y1। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी इसकी बेटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या dy बाई dx, इसे ही तो बोलते हैं स्लोप होना। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों मैक्सिमा पॉइंट पे स्लोप क्या हो। भाई ये कोई पहाड़ी है ना मैक्सिमा, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन, यानी कि इसकी, यानी कि ऐसी कहानी।
तो बच्चों एक बात बताओ, पहाड़ी की चोटी पे एक यहाँ पर x और y की वैल्यू तो एक ही आएगी ना, यानी कि यहाँ पर एक ही तो पॉइंट होगी, यानी कि y2 बराबर y1 होगा और यहाँ x2 बराबर x1 होगा। तो बच्चों इसका dy बाई dx कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल मैक्सिमा पॉइंट पे, यानी कि मैक्सिमा के लिए स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम स्लोप का, कैसे, डी आई बाई डी अल्फा ले दो इज इक्वल टू 0। भैया y और x लिया है क्योंकि y x में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से एक्सिस हैं, i और अल्फा, तो क्या करेंगे, डी आई बाई डी अल्फा 0 कर देंगे, है ना सिंपल। और डी आई बाई डी अल्फा क्या है, ये ना साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, भाई आई क्या हमारा ये वाला, एक ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, तो क्या करना हमें, देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट ले लो बाहरी, अब इसका डिफरेंशिएशन करना मुझे, डी बाई डी अल्फा, आई क्या है साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है। करो बच्चों डिफरेंशिएशन फटाफट 2 मिनट में, उसको रफ कर लो, उसको तो पता ही चल गया ना हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब तुम ये कहोगे बच्चों कि स्लोप का कॉन्सेप्ट सर जब मैक्सिमा निकाला तब भी फाइंड कर लेते सेंटर मैक्सिमा के लिए, भाई सेंटर मैक्सिमा के लिए भी तो स्लोप यूज कर हो सकता था, ये भी तो मैक्सिमा है, यहाँ भी तो 0 होगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों सेंटर मैक्सिमा एक कंडीशन है, यानी कि सेंटर मैक्सिमा एक पॉइंट है, तो उसके लिए एक ही कंडीशन आएगी, लेकिन यहाँ से हमें मल्टीपल कंडीशन चाहिए क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत सारे हैं, तो मल्टीपल कंडीशन देगी ये कंडीशन हमारी। भाई लॉजिक यूज करेंगे ना हम, ऐसी कहीं को फालतू में करें। तो क्या हो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या फर्स्ट सेकंड मान लो साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का ये क्या होगा माइनस अल्फा, ये क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा 2 अपॉन अल्फा की क्यूब, यही तो होगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस। अब आगे चलो 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर एज इट इज, इसका होएगा 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कॉमन, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, ये वाला 2 डिवाइडेड बाय अल्फा की क्यूब इंटू साइन अल्फा कॉमन ले लो यहाँ से। यहाँ क्या बचा बच्चों, माइनस के साइन अल्फा बचा, और यहाँ क्या बचा देखो प्लस, यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर अल्फा की क्यूब को मनाया तो अल्फा ऊपर चला जाएगा, एक अल्फा ऊपर चला गया, 2 भी बाहर आया, साइन अल्फा भी बाहर आया, कोस अल्फा बच गया इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, यहाँ तक इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, इसे 0 में पुट कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो 0 में पुट करने के बाद क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। और मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, इसे अल्फा कोस अल्फा करके इसे कह सकता हूँ अल्फा, या फिर साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कोस अल्फा, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। भाई ये तो लिख सकता हूँ मैं, इसे नीचे पहुंचा दो ना, टेन अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों हमें, देखो आगे, अब मैं इसको अलग अलग एक इक्वेशन इसे मान रहा हूँ, एक इक्वेशन इसे मान रहा हूँ, y इज इक्वल टू अल्फा इसे मान लिया मैंने, और y इज इक्वल टू टेन अल्फा इसे मान लिया मैंने। अब क्या करूंगा, मैं इसको प्लॉट करके देखूंगा, अगर प्लॉट मेरा जैसा आएगा और वो जहां पर काटेंगे दोनों इक्वेशंस, वही मेरा सॉल्यूशन होगा इसका। क्या करना हमें, देखो प्लॉट करना बच्चों, इसे फटाफट प्लॉट करते हैं इसे 2 मिनट में। क्या करना है, y इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू टेन अल्फा को प्लॉट करना हमें। चलो करते हैं बच्चों, देखो टेन अल्फा कैसा आता है, टेन अल्फा जाता है सेंटर से निकल के, ये कुछ ऐसा, हमारे नोट्स देख लेना बच्चों, 3rd यूनिट के सारे है ना बच्चों, उसमें प्लॉट कर रखा है। ये प्लॉट होता है बच्चों हमारा y इज इक्वल टू टेन अल्फा का, और y इज इक्वल टू अल्फा प्लॉट करो, ये होता है y इज इक्वल टू अल्फा। इन पॉइंट्सों ने जहां पर y इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू टेन अल्फा को काट रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और बहुत सारे पॉइंट जो भी आ रहे हैं, इसकी वैल्यू एक तो अल्फा, यहाँ पर बच्चों अल्फा चल रहा है, ये एक तो वैल्यू आ गई 0, एक आ जाती है बच्चों प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, एक आ जाती है ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। समझ रहे हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा ये बच्चों इंटेंसिटी चल रही है हमारी, आई और अल्फा ही तो प्लॉट कर रहे थे, ये क्या है अल्फा चल रहा है। तो बच्चों इंटेंसिटी क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 0। अल्फा की वैल्यू 0 ले सकते हो क्या सेंटर मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि वो कंडीशन किसकी है, सेंटर मैक्सिमा की, तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 0 पे कट कर रहा, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो सेंटर मैक्सिमा है। आगे क्या है कि प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 और प्लस माइनस 7 पाई बाई 2।
जब अल्फा की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी पता है? जब अल्फा इज इक्वल टू 0 करूंगा तो 1 आ रहा है, देखो ये आ रहा 1, ए स्क्वायर को 1 मान रहा हूं ना, अभी तो ये स्क्वायर चल रहा था बच्चों बाहर, ठीक है। जब इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट करूंगा तो ये आएगा, और जब मैं इसकी वैल्यू 5 पाई बाई 2 पुट करूंगा तो ये आएगा, ये तो प्रूफ करना था। सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 के लिए आई क्या आ गया 1, आगे क्या लिख रहा है 4/9 पाई बाई 2, ये याद नहीं करने क्योंकि एग्जाम में देव रखते हैं, डायरेक्ट लिखना है इन्हें, ठीक है बच्चों। एंड ऐसे चलता रहेगा, यही प्रूफ करना था हमें। ये होता है बच्चों हमारा सिंगल स्लिट, करना ही नहीं कुछ इसमें तो। कैसे हो बच्चों? आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। वहां पर हमने क्या देखा था, किस तरीके से पैटर्न देती है वेव जब सिंगल स्लिट से डिफ्लेक्ट होती है। वहां पर हमने सेंटर मैक्सिमा की कंडीशन निकाली थी, मिनिमा निकाला था, मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा निकाला था, है ना बच्चों? नहीं देखी वीडियो तो देख लो, क्योंकि उस प्रीवियस वीडियो के रिजल्ट यहाँ पर यूज होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर केवल एक स्लिट और ऐड ही तो हुई है भाई, क्या नाम है इसका, डबल स्लिट। वहां पर सिंगल स्लिट हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर डबल स्लिट है, यानी कि एक स्लिट एडिशनल ऐड कर दी गई है। अब इससे हुआ क्या? इससे सिंपल सा ये हुआ बच्चों, अगर आपने बेसिक वीडियो हमारी देखी इंट्रोडक्शन, अगर हमारी सिंगल स्लिट हो तो वेव करेगी डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्शन आ जाना, बेंड से मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ द लाइट, यानी कि एजिस से मुड़ जाना लाइट का। सिंपल है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, बेंडिंग तो हमेशा आएगी भाई, चाहे एक एज हो या बहुत सारी मल्टीपल एजेस हो, एक स्लिट हो या बहुत सारी मल्टीपल स्लिट हो, डिफ्रैक्शन तो हमेशा आना है लाइट में। लेकिन इंटरफेरेंस कहां पर आएगा बच्चों? उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 स्लिट का होना। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर तो हमेशा बच्चों कम से कम 2 बच्चे या फिर 2 बेबी तो करेंगी। आपको इंटरफेयर करने वाला कोई है अगर आप अकेले बैठे हैं? नहीं ना। या फिर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो व्हाट्सएप ग्रुप मिनिमम 2 का ही तो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इंटरफेरेंस यानी कि इंटरफेयर कब होंगे आप, जब दूसरा आएगा आपके संपर्क में ना, तभी तो होगा ना। ऐसे ही वेव में इंटरफेरेंस कब होगा, जब मिनिमम 2 वेव हो। अब 2 वेव कब हो, यानी कि 2 बंडल ऑफ वेव कब हो, जब 2 स्लिट हो। तो बच्चों यहाँ पर एक नया पैरामीटर जुड़ जाएगा हमारे साथ हमारी कैलकुलेशन में, जिसका नाम है इंटरफेरेंस, जो कि सिंगल स्लिट में एब्सेंट था। सिंगल स्लिट में कहां से हो जाएगा वो? ये बात समझ गए बच्चों हम बहुत अच्छे से। चलिए फिर अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए डायग्राम सिंपल है एकदम, सोर्स से लाइट आई है, यानी कि कौन सा है बच्चों, यहाँ पर हमारा लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, यानी कि ये कौन सा हुआ, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। यहाँ पर हम सिंगल स्लिट हो, एन स्लिट हो, डबल स्लिट हो, फ्राउनहोफर की ही बात करते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, डबल स्लिट से आई लाइट, ये लाइट आई यहाँ पर डबल स्लिट से निकल गई, हमने मान लिया स्लिट 1 है, S1 स्लिट S2 है। ठीक है, लाइट पास हुई, किसी एक एंगल थीटा से मुड़ गई, ये रहा थीटा और ये रहा थीटा। हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर लिया था ये थीटा कैसा आया था, दोबारा कैलकुलेशन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आपको आ गया होगा, है ना बच्चों। ये वेव जाके किसी एक पी पॉइंट पे मिलेगी, किसी ओ पॉइंट पे मिलेगी। यहाँ पर हमने देखना है यहाँ पर क्या खेल होगा, इंटरफेरेंस कैसा होगा, है ना बच्चों, डिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशन होंगी, ये सब कुछ हमने एनालाइज करना है। ठीक है बच्चों, एनालाइज कब करेंगे, ऑब्वियसली जब हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो। तो यहाँ पर भी क्या करना, हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ही फॉर्मूला फाइंड करना है। अब देखो कैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे भाई, ठीक है चलो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो फाइंड कर लेंगे, पहले पार्ट डिफरेंस तो आ जाए, यानी कि पहले फाई तो हो हमारे पास। फाई मतलब फेज डिफरेंस। अब तुम ये कहोगे सर पहले फेज डिफरेंस क्यों, तो यानी कि हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसमें करने वाले क्या है हम। जैसे हमने किसमें किया है बच्चों, लास्ट वीडियो में जब हमारा सिंगल स्लिट था, सबसे पहले मैंने ये बता दिया था कि हमारा पर्पज क्या है इस पूरी वीडियो का, है ना बच्चों। तो लास्ट से लेके चले थे, फिर स्टार्टिंग में धीरे 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 करके 1 बाय 1 स्टार्टिंग में आ गए थे। यहाँ पर भी ये करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, हमारा एम क्या है यहाँ पर बच्चों हो गई है 2 स्लिट, 1 स्लिट और फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट। क्या बच्चों, हमने सिंगल स्लिट से आने वाला एम्पलीट्यूड, यानी कि सिंगल स्लिट से जो वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड फाइंड नहीं कर लिया था पहले ही? कहां पर कर लिया था, सिंगल स्लिट के डेरिवेशन में, प्रीवियस वीडियो में। क्या आया था बच्चों, सिंगल स्लिट से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड शायद ही आया था, R इज इक्वल टू A
साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारे यहाँ कैपिटल ए था, ये बन जाएगा बच्चों हमारा इंटेंसिटी, क्योंकि रिजल्टेंट है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो इंटेंसिटी होती है। तो ये बच्चों मैं मान लूं R1 यानी कि एक स्लिट से निकलने वाला एम्पलीट्यूड ये हो गया, और दूसरी स्लिट से निकलने वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम टू सेम। भाई एकदम सेम ही तो होगा, क्यों आप क्या होगा, क्यों होगा सेम, भाई ऑब्वियसली कोहेरेंट वेव लेते हैं और स्लिट की डिस्टेंस भी एकदम फिक्स कर रखी है, जो कि तो एकदम वही जितनी यहाँ पर ई है इतनी यहाँ पर ई है, तो क्या दिक्कत है फिर, अगर सेम है सब कुछ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी तो दोनों स्लिट से सेम आएंगे, जो कि आ रहे हैं R1 R2। बताओ ये बात सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चों एक बात सोच के देखो, हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट वैल्यू, और हमारे पास दो वेक्टर है R1 R2। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं तो उनका एडिशन यानी कि उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट वेक्टर एडिशन रखा हुआ है हमारे पास मेथड। क्या करो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos फाई हो सकता है बेटा, वहां पर है ना 12th का डेरिवेशन अगर आप पढ़ेंगे, हमारी बेसिक वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने, स्टार्टिंग की यूनिट 3 की फर्स्ट वीडियो। बात बच्चों समझ में आ गई, यानी कि हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए सिंपल हमें R1 R2 चाहिए था, ये रहे, इसमें तो कुछ नहीं करना। वहां पर क्या लगा था बच्चों, पॉलीगन मेथड। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ वेव थी जिसका हमें पता ही नहीं था, दो वेक्टर नहीं थे हमारे पास, n नंबर ऑफ वेक्टर थे, तो पॉलीगन आ गए थे। पॉलीगन अपना एक साइंटिस्ट आए थे पॉलीगन का मेथड लेके। पॉलीगन मेथड क्यों है उसका नाम बच्चों, क्योंकि पॉलीगन बनता है, अगर उसका डेरिवेट वो देखेंगे आप पूरा डेरिवेशन। सिंपल बात है बच्चों, तो यहाँ पर तो वेक्टर एडिशन लगना है, हमारा पता चल गया वेक्टर एडिशन ये होगा, लेकिन हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर 5 भी आएगा कुछ। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर R डैश मान लो कोई, इसका स्क्वायर रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos फाई। फाई क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस। तो बच्चों क्या हमें फाई भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पर फाई बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस भी तो बदल जाएगा। पार्ट डिफरेंस जो सिंगल स्लिट के कारण आया था वो ही कैसा हो सकता है डबल स्लिट के कारण, पार्ट डिफरेंस तो बदलेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस चली होगी वेव में, क्योंकि दो स्लिट में आ गई। सही बात है एकदम। तो यानी कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, और अगर पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो फेज डिफरेंस भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं। बस ये इस डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, नथिंग, इसमें बहुत ही सिंपल है ये डेरिवेशन। ये नहीं, सारे डेरिवेशन सिंपल है, सारी फिजिक्स ही सिंपल है। रेक्टिफिकेशन तो बहुत लोगों ने करवा दी है, रेक्टिफिकेशन ही करवा रहे हैं बहुत लोग, चलो छोड़ो उन सब लोगों को। यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, पार्ट डिफरेंस क्या होगा उस पर ध्यान दो बच्चों। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, देखो बच्चों, जो स्लिट की डिस्टेंस होती है हमारी स्लिट की, उसका हमें पता है वो होती है ई। तो ये हुई ई, ये भी ई हुई और ये भी हमारी ई हुई। और हमें ये भी पता है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट वो होती है डी। चलो ये भी डी हुई। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, हमारी वेव कहां से पास हो रही है, एट एकदम सेंटर से पास हो रही है वेव। भाई सेंटर से क्यों ले रहे हैं, अब ये कहेंगे आप, हर किसी चीज का कारण है ना। सेंटर से इसलिए पास करा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां पर होगा वेव का, सेंटर पे। क्या हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मेथड से ये नहीं फाइंड कर लिया था कि एट सेंटर पे 100% इंटेंसिटी आ रही थी। भाई डिफ्रैक्शन यही तो है, अगर हम एक गेट से पास कराएं 5 बच्चों को तो मैक्सिमम किसका होगा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, जो सेंटर पे होगा। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं बच्चों, जब मैक्सिमम सेंटर पे है तो सेंटर से ही पास करा रहे हैं वेव को। तो अगर सेंटर से पास कराएंगे बच्चों तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली e/2। ऐसे ही बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, e/2। तो बच्चों e/2 ये हुई, e/2 ये हुई। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई e/2 प्लस e/2 प्लस d। तो यानी कि डिस्टेंस क्या आ गई बच्चों, e प्लस d। इसको फाइंड करने का सबसे बढ़िया मेथड है, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये ऊपर से हाफ आया, नीचे से हाफ आया, e/2 और बीच में d है ही, तो क्या आ गया बच्चों, इसके बीच की डिस्टेंस जो हमारी वेव जा रही है e प्लस d। अब तो हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना, हमें तो पार्ट डिफरेंस सिंपल सा मिल गया। भाई वहां पर क्या पार्ट डिफरेंस था बच्चों, e sin थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e प्लस d sin थीटा। आ गया ना पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कौन सा होगा, ये वाला।
पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ S2K। देखो ध्यान से, S2K स्लिट से S2 से K तक जा रहा है, यानी कि पार्ट डिफरेंस क्या हुआ S2K, क्या हुआ E प्लस D साइन थीटा, एकदम सिंपल। चलो पार्ट डिफरेंस आ गया, लेकिन फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली, हमारा गोल क्या है अभी फिलहाल का, फाई फाइंड करना है, यानी कि फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अब तो पता ही चल गया होगा, डायरेक्ट लिख दो पार्ट डिफरेंस को, E प्लस डी साइन थीटा। क्लियर है बच्चों एकदम बात हमारे, बिल्कुल क्लियर होगी, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी फाई की। चलो भाई फाई की आ गई, अब लेकिन फाइंड क्या करना है, चलते हैं अपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से इक्वेशन 1 से। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 से ही तो फाइंड करना है मैं सब कुछ, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये तो इक्वेशन नंबर कुछ दे दो इसे, इक्वेशन नंबर कुछ ही मान लो इसे, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। तो क्या करना है, मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये सारी वैल्यू रख दो, R1 की भी R2 की, जो कि R1 R2 है हमारे पास, ये तो समझ ही गए हम। R1 है सिंगल स्लिट पहली स्लिट से, तो R2 होगा सिमिलरली सेकंड स्लिट से। और रिजल्टेंट कैसे एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे इसका, भाई ऑब्वियसली वेक्टर एडिशन मेथड। तो क्या होगा बच्चों, R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्या है, सिंपल वैल्यू रख रहा हूं बच्चों में, A साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस A साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का होल स्क्वायर, फिर से 2 इंटू, देखो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, R1 R2 फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा ना क्योंकि सिमिलर है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर भी मैं, हमारी एक लाइन बच जाएगी इंटू cos फाई, सिंपल है बच्चों। चलो R डैश का स्क्वायर, यहाँ से ये, यहाँ से, यहाँ से, यानी कि सारे में से कॉमन ले लो, क्या A साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1, क्या 2 नहीं आ जाएगा बच्चों, प्लस के यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर cos फाई आ गया, फिर से क्या कॉमन ले लो 2 ले लो, तो R डैश का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 इंटू A का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर। समझ में आ रही है बच्चों, बात सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस cos फाई। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos फाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होता है बच्चों cos स्क्वायर फाई बाई 2। आ रहा है कुछ दिमाग में, होता है ये, क्या फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर ही लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस cos फाई इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो रख दो यहाँ पर, क्या बना लो, नीचे हाफ बना लो, यहाँ नीचे हाफ बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किसकी करानी पड़ेगी, 2 की, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर, और ये बन गया हमारा cos स्क्वायर फाई बाई 2। कुछ दिक्कत नहीं, क्या बच्चों हमारे पास फाई ऑलरेडी नहीं रखा, क्या है फाई की वैल्यू, ये रही, वेयर फाइव बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, बस भाई नीचे 2 है, 5 बाई 2 की तो वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 काट दो, क्या आ गया पाई बाई लैम्डा E प्लस डी साइन थीटा। इससे बच्चों बीटा मान लो मैं, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ अल्फा मान रखा है, यहाँ बीटा मान लो। भाई अल्फा कहाँ पर माना था, ये सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड नहीं था बच्चों, ये था तो वहां पर अल्फा माना था, डबल स्लिट में बीटा मान लिया, क्या दिक्कत हो गई, रख दो यहाँ बीटा की वैल्यू। तो क्या R डैश का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 4A का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा। ये इक्वेशन बन गई हमारी कौन सी बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया हमारा, एकदम बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है आपको। कैसे, देखो क्या बच्चों, ये वाली जो टर्म है, ये वाली फोर्थ कांस्टेंट है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली, क्या ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट नहीं है, बिल्कुल एज इट इज, एकदम देख लो चाहे ठाक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की इक्वेशन आ रही है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। तो यानी कि क्या डिफाइन कर रहा है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये क्या पैरामीटर बता रहा है बच्चों, इंटरफेरेंस टर्म, जो कि आनी चाहिए थी, वही तो है बच्चों यहाँ पर, बस एडिशनल, वरना सिंगल स्लिट है बिल्कुल सेम। तो ये क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस ड्यू टू डुअल स्लिट, यानी कि 2 टर्म आ चुकी है हमारी, ये क्या है लिख दो इसे, डिफ्रैक्शन ड्यू टू
सिंगल स्लिट, और ये क्या है बच्चों सेकंड वाली इंटरफेरेंस ड्यू टू डुअल स्लिट। समझ में आ गई बच्चों बात? सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि अब हमें क्या एनालाइज करना है? अब हमें एनालाइज करना है मैक्सिमा मिनिमा कंडीशंस। भाई ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना। और क्या बच्चों हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का मैक्सिमा मिनिमा पहले से ही फाइंड नहीं करके बैठे? बिल्कुल करके बैठे हैं। तो दोबारा क्यों फाइंड करना? बिल्कुल नहीं करने के दोबारा फाइंड, बस कंडीशन सिंपल लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में डुअल स्लिट आता है तो क्या करना बच्चों? आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है मैक्सिमा मिनिमा की, और फिर फाइंड किसकी करनी है? कोस स्क्वायर बीटा की। चलो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इधर कर लेते हैं बच्चों, ये डायग्राम हटा देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, लेकिन नोट्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है। नोट्स आपके नीचे कमेंट्स में बच्चों, हम कमेंट्स में लिंक डाल देते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन वाला लिंक नहीं चल रहा तो कमेंट्स में मैंने लिंक को कॉपी कर रखा है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखो बच्चों अब आगे क्या चलेगा हमारा, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन कैसे वेरी करेगी, एकदम सिंपल तरीके से। देखो बच्चों कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलो ऐसे लिख लो। फर्स्ट टर्म के लिए क्या लेंगे? फोर, कौन से टर्म के लिए? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर के लिए सबसे पहले देखेंगे हम। तो बच्चों ये डिफ्रैक्शन टर्म नहीं है, तो क्या इसके लिए बच्चों हम देखनी मतलब पहले ही नहीं देख लिया हमने? ऑब्वियसली पहले नोट कर लिया। क्या आया था बच्चों पहला? सेंटर मैक्सिमा। क्या आया था अगर याद हो बच्चों? सेंटर मैक्सिमा अल्फा इज इक्वल टू 0 पाया था जब अल्फा टेंड्स टू 0 जा रहा था। आया था ना बच्चों? क्या आई थी इंटेंसिटी बच्चों? यहाँ से ये इंटेंसिटी है बच्चों, आर स्क्वायर कर रहे हैं, इंटेंसिटी ही है एक तरीके की, इंटेंसिटी है बच्चों। क्या आया था बच्चों यहाँ से? यहाँ से आया था इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ध्यान हो तो 100% इंटेंसिटी आई थी। सेकंड पे चलो, क्या किया था सेकंड के लिए हमने? मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए सिंपल हमने क्या किया था बच्चों? साइन अल्फा को 0 कर दिया था, और अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू 0 करा। अल्फा 0 नहीं हो सकता है क्योंकि तो मैक्सिमा हो जाएगा, सेंटर मैक्सिमा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों? बताओ ध्यान हो तो, प्लस माइनस एम पाई आनी गई थी। एन क्यों नहीं लिया था? क्योंकि एन तो यूज कर लिया था उसमें। अल्फा की वैल्यू रख दो, क्या थी अल्फा की वैल्यू? पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। पाई से पाई काट दो। अब ये सोच रहे होंगे आप अल्फा की वैल्यू ये कैसे लिख दी सर ने एकदम डायरेक्ट? इन्हें याद है क्या? रट रखा के इन्होंने? नहीं, मैंने रट रखा कुछ भी, ये प्रैक्टिस है एक। बस आप प्रैक्टिस लगा लो और लॉजिक पे खेलो अपने। क्या है लॉजिक? एक बात बताओ बच्चों, ये मैं ऑब्वियसली एक कंडीशन निकाल रहा हूँ डिफ्रैक्शन की। क्या डिफ्रैक्शन में कभी भी डी आ सकता है? डी क्या होता है बच्चों? अभी अभी जो डायग्राम था, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। और डिफ्रैक्शन में तो बच्चों एक ही स्लिट थी, तो डी का तो कुछ खेल ही नहीं। तो अल्फा में वैल्यू किसकी आएगी? केवल ई की, और पाई आता ही है, साइन थीटा तो आएगा ही, लैम्डा आ गया, और इज इक्वल टू जो समथिंग चल रहा सामने। इसलिए बीटा की वैल्यू कहां पर ऐड होगी? बीटा की वैल्यू में क्या आएगा? डी आएगा बस, वरना अल्फा और बीटा सेम ही है। अगर हम ई प्लस डी इज इक्वल टू ई ही लिख दें तो अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे। बीटा में केवल ई प्लस डी आ रहा है, ई की जगह। आगे बच्चों बात समझिए, सिंपल है। तो बच्चों क्या आ जाएगी कंडीशन हमारी? हमारी कंडीशन आ गई थी ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ये कंडीशन हमारी आ गई थी, दोबारा फाइंड करवा दी मैंने। ठीक है, ये कंडीशन आ गई थी हमारी किसकी? मिनिमा की। और थर्ड निकाल लो भाई। अब थर्ड क्या थी बच्चों हमारी? सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के फाइंड करने के लिए बहुत बड़ी एकदम ट्रिक लगाई थी हमने पूरी। कौन सी वाली? स्लोप वाली, अगर याद हो तो। डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0 किया था, और उसके लिए पॉइंट्स आए थे बच्चों, कुछ पॉइंट्स आए थे अल्फा के, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2, ये वाले पॉइंट आए थे। और डैश डैश ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये क्यों फाइंड करने? ये तो फाइंड कर चुके हम।
आगे बच्चों बात समझ एकदम सिंपल क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर कौन सा फैक्टर है बच्चों, इंटरफेरेंस फैक्टर। इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे बच्चों हम ब्राइट फ्रिंज कैसे बनेगी, डार्क फ्रिंज कैसे बनेगी, मैक्सिमा और मिनिमा। चलो फाइंड करते हैं। और इसे फाइंड करने के बाद हमारा डेरिवेशन खत्म है ना बच्चों, सिंपल एकदम। फिर इसको प्लॉट कर लेंगे, बात खत्म हो गई, डेरिवेशन हो गया भाई। देखो बच्चों क्या है यहाँ, सेकंड पैरामीटर फॉर cos स्क्वायर बीटा टर्म। अब cos स्क्वायर बीटा टर्म के लिए सबसे फर्स्ट क्या लेंगे भाई, मिनिमा ले लो, चलो मिनिमा ले लो या मैक्सिमा ले लो, तुम्हारे ऊपर बात है ना। फॉर डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमा। डार्क फ्रिंज क्या होता है बच्चों, मिनिमा कंडीशन। देखो मिनिमा पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू cos बीटा की वैल्यू जीरो जानी चाहिए मिनिमा के लिए भाई। भाई मिनिमा तभी तो हो कोई चीज जब cos बीटा जीरो हो, बिल्कुल जानी चाहिए। तो cos बीटा जीरो होगा, कब होगा बच्चों cos बीटा जीरो, कहां पर होता है, पाई बाई टू पर, यानी कि n पाई बाई टू पर क्या होगा, ये जीरो वैल्यू देगा। तो क्या होगा n पाई बाई टू के लिए, क्या लिखे हैं भाई, टू एन। देखो n तो लिख लिया था, ये लिख लो कंडीशन। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो, m की वैल्यू 0 1 2 3 4 समथिंग ऐसे रख के देखो। देखो बच्चों भाई किसकी वैल्यू आई है, बीटा की वैल्यू आई है, क्योंकि कंपेयर करेंगे ना बीटा की वैल्यू। देखो जीरो रखोगे, जीरो रखो पाई बाई टू आ गया, वन रखो क्या आएगा, वन रखो यहाँ थ्री पाई बाई टू, टू रखो क्या आएगा फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, ऐसे चलता जाता है ओड वैल्यूज पे इसकी, तभी वैल्यू जीरो देगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की कंडीशन ये आ गई। अब बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, रटनी नहीं है, बीटा की वैल्यू क्या थी, ध्यान करो, पाई आएगा ई प्लस डी आएगा, क्योंकि बीटा क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस को ही दिखाता है बीटा इंटू साइन थीटा, और इंटरफेरेंस में दो स्लिट आएगी आएगी, और अगर दो स्लिट होगी तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट लेना पड़ेगा, जिसका नाम है डी। सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल होना चाहिए बच्चों, कुछ है नहीं समझ। तो बच्चों क्या कंडीशन आ गई हमारी, कंडीशन आ गई निकल के ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा प्लस माइनस भी चलेगा, ये प्लस माइनस हमेशा चलता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई टू। दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए। कंडीशन फॉर मिनिमा आ गई या फिर डार्क फ्रिंज आ गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। क्या होती है बच्चों ब्राइट फ्रिंज, कब आएगी, जब बच्चों ऑब्वियसली cos बीटा मैक्सिमम दे, क्या देनी चाहिए वैल्यू, वन। तो cos बीटा जब वन होगा तो क्या आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब आती है बच्चों, n बाई पे, तो क्या आएगी, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस, अब यहाँ पर m लिया था, यहाँ पर n ले लो, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस n बाई, n की वैल्यू क्या हो, वॉट एवर जो भी हो, n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 समथिंग ऐसी चली जाएगी। तो यानी कि बीटा की वैल्यू फिर से रख दो, पाई ई प्लस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई फिर से कट गया, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा किस केस में, इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस। बताओ समझ में आ गई बात, ये है सिंपल कहानी। बताओ करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो पूरे डेरिवेशन में प्लॉट और कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी पूरे डेरिवेशन की। क्या होगा बच्चों प्लॉट, इसको देखो भाई, सबसे पहले प्लॉट क्या कहेगा लेंगे हम, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन टर्म। डिफ्रैक्शन टर्म क्या है, स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या आया था बच्चों उसका क्या डायग्राम आया था, ऐसे नहीं आया था, मिनिमा आते जा रहे हैं भाई, सेकेंडरी मैक्सिमा आते जा रहे हैं, फिर मैक्सिमा आया, फिर मिनिमा आया, फिर ऐसे ऐसे आ गया। यहाँ पर क्या चल रहा था, अल्फा, यहाँ पर क्या चल रहा था बच्चों, इंटेंसिटी। चलो ये कौन सी टर्म हुई बच्चों, ये किसके लिए आया हमारा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर के लिए।
अब दूसरी के टर्म के लिए क्या आएगा भाई, कोस्टेंट कोस स्क्वायर बीटा के लिए बिल्कुल एकदम कांस्टेंट ग्राफ आएगा, ये कोस स्क्वायर बीटा चाहे प्लॉट करके देख लेना, ये आएगा एकदम कांस्टेंट। ये किसके लिए है, कोस स्क्वायर बीटा के लिए। बच्चे ये वाली टर्म आप खुद से प्लॉट करके देख सकते हैं। वो कैसे, डेस्मोस एक ऐप है, डेस्मोस आप अपने किसी ब्राउजर में खोलो, डेस्मोस लिखो, उस पे ये वाले फंक्शन डालो और एकदम आपके पास रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, फ्लोट करके देख लेना क्या आएगा। अब इन दोनों को मिक्स कर दो भाई, दोनों मिक्स होने चाहिए ना, तभी तो लाई करेंगे दोनों एक ही सरफेस पे। मिक्स कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों डायग्राम हमारा, कुछ कुछ ऐसा नहीं बनेगा वाला, क्या हो जाएगा, ये किसका कॉम्बिनेशन है, पूरे के पूरे हमारी इक्वेशन का। ये हमारा डायग्राम आ गया, सिंपल है बच्चे एकदम, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन